हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी लेखिका आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी मृग ढूंढे वन माही। तो शुरू करें कहानी मृग ढूंढे वन माही। रात भर साक्षी की आंखों से नींद उड़ी थी। किस तरह अतीत का दामन छोड़कर वो अपने मनचाहे भविष्य की डोर थामकर पतंग की तरह उड़ जाए। जब उसे लग रहा था कि जीवन की सांझ हो रही है, तब आकाश ने उसे एहसास दिलाया था कि दिन अब भी बाकी है और ये कि हर सांझ भी तो कल की सुबह की शुरुआत होती है। रात भर वो अपने अतीत को खंगालती रही। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। हर दिन की तरह अभिजीत ने उसे झकझोरते हुए उठाया। मेरी टाई नहीं मिल रही है, मेरा नाश्ता नहीं बना है। साक्षी ने जल्दी से उठकर उसे बेल्ट, पर्स और रुमाल दिया, फिर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता तैयार हुआ ही था कि अभिजीत ये कहते हुए घर से निकल गया, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ कि मीटिंग में सब मेरा इंतज़ार करें। मैं एक आम क्लर्क हूँ साक्षी। साक्षी अपने को कोसती रह गई। उसे पता था कि अभी घर से बाहर लंच नहीं खाएगा, बल्कि वड़ा पाव खाकर सारा दिन बिताएगा। कंजूस जो था वो, पाई पाई का हिसाब जोड़ता था। हर दिन शाम को ऑफिस से आकर दिन भर के खर्च का हिसाब जोड़ता। वो अपने आप पर कोई खर्च नहीं करता था, पर इतना ज़रूर था कि अपनी पत्नी साक्षी और अपनी प्यारी बेटी सिम्मी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कोई कमी नहीं रखता था। गर्मी की छुट्टियां थीं। सिम्मी को उसके नाना नानी अपने घर ले गए थे। साक्षी दिन भर घर में बैठी और ऊबती रहती थी। पति हमेशा अपने ऑफिस के कामकाज में व्यस्त था, बिटिया अपनी ननिहाल में। बस साक्षी को लगता जैसे उसका जीवन एक मशीन सा हो गया है। उसे लग रहा था जैसे वो बस दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बनी है। कभी माँ बनकर, कभी पत्नी, कभी बहू, तो कभी बेटी। शादी के 8 सालों में वो किसी सामाजिक उत्सव में अभी के साथ नहीं गई थी। पति तो बस आदेश सुना जाते, साक्षी तुम चली जाना, मेरा जाना संभव नहीं है। वो अपने आप से बार बार पूछती, क्यों जी रही है, किसके लिए? पति तो शायद उसके रूप लावण्य से भी ऊब चुके थे, तभी तो कई महीने तो वो उनके स्पर्श को भी तरस जाती थी। साक्षी अपनी 30 साल की उम्र का हिसाब किताब करते सोफे पर निढाल बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की से शून्य की ओर ताक रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैरी ने कहा, पड़ोस में आए बाबूजी थोड़ा दूध मांग रहे हैं, उनके घर का दूध बिल्ली पी गई है। साक्षी ने अपनी ज़िंदगी की सारी खीज उस पर निकालते हुए कह दिया, मैंने ठेका नहीं ले रखा है सबकी जिम्मेदारी पूरी करने का। मैं क्यों दूँ दूध? मुझे खुद ज़रूरत नहीं है क्या? मुझे भी चाय पीनी है। मैं क्या सिर्फ सबको दूध और शक्कर बांटूं? सबके जीवन में मिठास घोलूं और अपना जीवन फीका करती चली जाऊं? बता दो जाकर, नहीं है दूध हमारे घर में। तभी उसने सुना दरवाजे पर एक अपरिचित सी आवाज़ महरी से कह रही थी, आपकी मैडम तो नाराज़ हो गई। वो मुझसे नाराज़ हैं या खुद से? चलिए नहीं पीते हम आज चाय। अपने मैडम से कह दो गुस्सा थूक दें। खैर मैं बता दूं, मेरा नाम आकाश है, मैं उनका नया पड़ोसी हूँ। वो एक ही सांस में बोलता जा रहा था। साक्षी को लगा शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है और आकाश ने वो सब सुन लिया। इसीलिए अपनी जेब पिटाने के लिए वो लपक कर दरवाजे तक गई और आकाश से अंदर आने को कहा। फिर उसने महरी रमिया से चाय बनाकर लाने को कहा और आकाश से बातें करने लगी। चाय तो साक्षी ने अनमने ढंग से ऑफ़र की थी, पर आकाश वो चाय पीते करीब घंटे भर बैठ गया। कई चुटकुले सुनाए उसने। उस दिन साक्षी कितने दिनों बाद खुलकर हंसी थी। आकाश की उम्र भी करीब 30 की थी, पर अपने आचरण और व्यवहार से वो 25 से ज़्यादा का नहीं लगता था। उस दिन के बाद वो अक्सर साक्षी से मिलता, कभी प्रेस मांगता, कभी अपने कपड़े प्रेस वाले के लिए छोड़ जाता और शाम को ले जाता। कभी घर की चाबी काम वाली के लिए छोड़ता, तो कभी दूध लेने के लिए बर्तन। ऐसी छोटी छोटी मुलाकातें रोज़ होने लगी थीं। धीरे धीरे न जाने क्यों साक्षी भी उसके किसी काम पकड़ाने का इंतज़ार करने लगी थी। ये नई जिम्मेदारी उसे एक नया एहसास दिलाई जा रही थी। उस दिन साक्षी का जन्मदिन था। साक्षी शाम से ही अभिजीत के ऑफिस से आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे विश्वास था कि आज अभी ज़रूर उसे कहीं बाहर ले जाएगा, या तो फिर कम से कम घर में ही एक मिठाई का डिब्बा ही सही लेकर आएगा।
पर रात के करीब 10 बजे अभिजीत घर वापस आया। कहने लगा, सॉरी साक्षी, मुझे बाहर ही खाना पड़ा, बॉस ने जिद कर दी तो मैं फ़ोन करना भूल गया। साक्षी चुप रह गई। अभिजीत को तो उसका जन्मदिन याद तक नहीं था। मेज पर पड़ा खाना देखकर अभिजीत ने उससे फिर पूछा, इतनी देर तक तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम भी तो समय पर खा लिया करो, वरना अल्सर हो जाएगा। साक्षी के जी में आया उसे सुना दे, अल्सर पेट में नहीं मेरे मन में हो रहा है। फिर एक अवसाद ने उसके मन को घेर लिया। जन्मदिन तो उसका याद रखते हैं जिसके जन्म की आपको खुशी हो, ना कि उसका जिससे जन्म जन्मांतर का बंधन मात्र हो। उसके मन के दुख, क्लेश और क्षोभ सब आंखों से उतरकर सारी रात तकिए को भिगोते रहे थे। पर अभी तो न जाने कब अपनी आंखें बंद कर सो चुका था। अगली सुबह अभिजीत ऑफिस चला गया, ये कहते हुए कि शाम को कुछ मित्र आएंगे, डिनर पर बुलाया है, तुम संभाल लेना। तुम तो होशियार हो, बखूबी संभाल ही लोगी। 2 नॉन वेज हैं और 2 वेज। उसके कहने में जिम्मेदारी और आदेश दोनों था। खैर, ये सब सहने की आदी हो चुकी थी साक्षी। सारी रात आंसू बहाने से साक्षी की आंखें लालसी हो गई थीं। उस दिन जब आकाश आया तो साक्षी को देखते ही उसने कहा, आपकी आंखें बता रही हैं इनमें कोई गहरी सोच छुपी है। वैसे तो मैं पढ़ सकता हूँ, पर आप खुद बता देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या कहती साक्षी? पर वो चकित थी, कैसे आकाश ने उसकी वेदना को ताड़ लिया था। वो सोचने लगी कि शादी के 7 सालों में अभिजीत उसकी आंखें कभी एक दिन भी नहीं पढ़ सका, पर आकाश ने बस महीने भर में उसकी आंखों की सच्चाई को समझ लिया था। अनायास ही उसके मन में आकाश के लिए एहसास सा जाग उठा। वो खुद भी नहीं समझ पाई थी उस एहसास को। मन के किसी खाली सूने कोने में कुछ जा गिरा था। उसका गला घुटने लगा। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आकाश को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, पर बात को टाल कर उसने साक्षी से कहा, चलिए आज आपको मैं कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। रम्या को बनाने को मत कहिए, उसे मेरी वाली कॉफ़ी बनानी नहीं आती। वो स्पेशल कॉफ़ी जिससे चिंता दूर भागती है और खुशी पीछे पड़ जाती है। आकाश की बातें सुनकर साक्षी हंस पड़ी, ऐसी हंसी जिसमें उसके तन के साथ मन भी हंसा था। कैसी लगी मेरी कॉफ़ी? है ना चिंता भगाने वाली? कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए आकाश ने साक्षी से पूछा था। फिर एक गंभीर सी आवाज़ में उसने साक्षी से कहा, आपने वो नॉवल पढ़ी है, यू लिव ओनली वंस? उस नॉवल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पिता का सपना और अरमान था ऑफिसर बनूं, पर अपनी ज़िंदगी के लिए और कुछ अपनों के लिए अपने सपनों का गला घोंटना मुझे रास नहीं आया। मैं सिंगर बनना चाहता था, बना तो नहीं, पर मैंने अपने ढंग से जीवन जीने का रास्ता खोज लिया। आज मैं कुल मिलाकर बड़े बाप का एक छोटा सा बेटा ज़रूर हूँ, पर अपने ही रेस्टोरेंट में लोगों को गाना सुनाकर अपने सपनों को क्षण भर जी लिया करता हूँ। साक्षी को लगा था कि कितना अलग है आकाश उससे। कहाँ तो जिसने कभी अपने सपने को पूरा करना तो दूर, कभी अपने लिए कोई सपना पाला भी नहीं था, और कहाँ आकाश जिसने अपने सपने को पूरा करते हुए जीने की एक तरकीब ढूंढ ली थी। कहते हैं, जब आप किसी को ऐसा करते देखते हैं जो आप स्वयं नहीं कर सकते, तो आप उसकी तरफ खिंच जाया करते हैं। शायद इसी वजह से साक्षी आकाश की तरफ खिंचने लगी थी। उस दिन छुट्टी थी। अभिजीत टूर के लिए शहर से बाहर गया था। तभी आकाश आया और कहा, मुझे अपने घर के लिए सोफ़ा लेना है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आपने तो अपने घर को काफ़ी करीने से रखा है, जाहिर है आपकी पसंद बहुत अच्छी है। साक्षी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास सा उभर आया था। पिछले 8 सालों में वो दिन रात एक कर अपने घर को सजाती संवारती रही थी, पर आज तक अभिजीत के मुंह से तारीफ़ के एक शब्द भी नहीं निकले थे। अपनी तारीफ़ सुनकर उसे पहली बार लगा था जैसे कि उसमें भी कोई हुनर है। ये पहला एहसास था अपने व्यक्तित्व की तारीफ़ सुनने का। इसी खुशी में साक्षी ने हामी भर दी। उसने अलमारी से सलवार कुर्ती निकाली और लाल दुपट्टा डाला। आज कितने दिनों बाद वो तैयार हुई थी। बड़ी सी बिंदी और खुले बालों में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। निकलते ही आकाश ने कहा, आज तो आप परफेक्ट वुमन लग रही हैं। उसकी तारीफ़ सुनकर साक्षी का चेहरा लाल हो उठा। वर्षों बाद किसी ने उसकी तारीफ़ की थी।
उस तारीफ ने साक्षी के अंदर की स्त्री को जैसे जगा दिया था। साक्षी को आकाश का साथ अच्छा लगने लगा था। उसकी ऊब भरी मशीनी ज़िंदगी में आकाश ने प्राण डाल दिए थे। अब कभी कभी वो आकाश के पसंद का खाना बनाकर उसके घर भेज दिया करती थी, तो कभी उसके साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी। ये एक सिलसिला सा बन गया था। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। उम्र के जिस पड़ाव को साक्षी अपने जीवन का उतार मान रही थी, वहाँ आकाश उसे एक चढ़ाव का एहसास दिला रहा था। अभिजीत 3 दिनों से शहर के बाहर गए हुए थे। उस सुबह भी आकाश साक्षी के घर आया। दरवाजे से ही उसने साक्षी को आवाज़ दी और कहा, आज शाम मेरा गज़ल का प्रोग्राम है। अगर आप आएंगी तो मुझे लगेगा जैसे मैं किसी मनचाहे श्रोता के लिए गा रहा हूँ। साक्षी ने फ़ौरन हामी भर दी। उसे लगा जैसे ज़िंदगी ने पहली बार उसे चुनने का मौका दिया हो। आखिर अपनी सारी ज़िंदगी उसने कुछ भी अपनी इच्छा से किया ही कहाँ था। शादी हुई तो माँ पिताजी ने संस्कारों का वास्ता दिया और शादी हो गई। स्वेच्छा से अभिजीत को अपनाना चाहा तो उसने उसे अपना बनाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो सिर्फ उसकी पत्नी बनकर रह गई। आज उसे एक मौका मिला था जब वो एक शख्स को अपना समय दे जो उसे मनचाहा कह रहा था। साक्षी बैठी थी। आकाश गा रहा था। उसका मधुर संगीत साक्षी के अंतर्मन के तारों को प्रतिध्वनित कर रहा था। वो सारे रीत रिवाजों को तोड़कर आकाश को अपने दिल में उतारे जा रही थी। जैसे सूखी लकड़ी आग की लपटों से अपने आप को बचा नहीं पाती, वैसे ही साक्षी उसे प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। आकाश की आंखें भी अन्य श्रोताओं को भूलकर साक्षी पर ही टिक गई थीं। वापस लौटते वक्त कार में बैठते ही दोनों की भावनाएं गीत के स्वरों की तरह फूटकर बाहर आ गईं। आकाश ने साक्षी का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया और कह उठा, शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। पाप पुण्य रीत रिवाज सबसे परे जाकर मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। हो सकता है तुम मेरे प्यार को स्वीकार न कर सको, पर मैं उम्र भर तुम्हारा ही इंतज़ार करूँगा। जीवन में पहली बार साक्षी को किसी ने इस तरह छुआ था। वो सूखी लकड़ी सी जल उठी और आकाश की छाती से लग गई। सारे रिश्ते नाते उसकी आंखों से आंसू बनकर गिरने लगे। आकाश ने उसे जोर से अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे वो पराई नहीं, बस और बस उसकी है। अगले ही पल मोबाइल का अलार्म बजा। दोनों चेत गए। शायद ये साक्षी को समय की चेतावनी थी और आकाश को एक इशारा। अपने आप को संभालते हुए साक्षी ने कहा, हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। आकाश ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और एक बार फिर साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरा प्यार स्वीकार्य हो तो कल यह अंगूठी पहनकर मुझसे मिलने आना। उसके स्वर में एक निवेदन था, पर साक्षी की आंखों के असमंजस को भांपते हुए वो बोला, जो भी फैसला लेना बिना बोझ के लेना, क्योंकि बोझ से लिए गए फैसलों से हम खुद ही दब जाया करते हैं। उसकी आंखों में अब भी एक आशा थी। साक्षी घर पहुंची तो अभिजीत लौटा नहीं था। फट से जाकर उसने कपड़े बदले, वो कपड़े जिनमें शायद आकाश की कुछ खुशबू बस गई थी। उस दिन साक्षी को अपना ही शरीर कुछ अलग सा लग रहा था। शायद वो खुद को आकाश की नज़रों से देख रही थी। मोबाइल पर अभिजीत का मैसेज था। उसकी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई थी। लिखा था, घर करीब रात 2 बजे पहुंचूंगा। साक्षी की आंखों से नींद ने नाता तोड़ लिया था। वो कभी शादी के 7 वचनों के बारे में सोचती तो कभी उन कीमती पलों के बारे में जो उसने आकाश के साथ गुजारे थे। सिम्मी का ख्याल तो कई बार उसके मन में आया। वो सोच रही थी कि शायद उनके जीवन में उसके होने या ना होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आकाश के उसके जीवन में ना होने से। निस्संदेह आकाश का प्यार आज उसकी ममता पर भी भारी पड़ रहा था। उसने तय कर लिया कि वो अभिजीत को सब कुछ बता देगी। वो सोचने लगी कि इससे शायद अभिजीत को भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार अभिजीत के लिए वो घर को सुचारू रूप से चलाने वाली मशीन से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं थी। शायद ये काम तो महीने के कुछ पैसे लेकर एक नौकरानी भी कर लेगी, परंतु क्या उसके जीवन में आकाश की कमी कोई भी पूरा कर पाएगा? तभी घंटी बजी और अभिजीत आया।
घर के अंदर आते ही उसने साक्षी को अपनी बाहों में लेकर उठा लिया और कहने लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ साक्षी। मुझे लग रहा है जैसे आज मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं जी सकता हूँ, अपने आप में रह सकता हूँ, अपनों के साथ, तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकता हूँ। साक्षी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अभिजीत का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। अभिजीत कहता ही जा रहा था, पता है साक्षी, आज शादी के 8 साल बाद लग रहा है जैसे मुझे रिहाई मिली हो जेल से, पर आज मैं पूरी तरह आज़ाद हो गया हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने वचन से। पापा की आवाज़ सुनकर सिम्मी भी जाग गई और आंखें मलते हुए अभिजीत के पास आई। अभिजीत ने उसे भी बाहों में उठा लिया और कहने लगा, मेरी बिटिया, आज के बाद मैं हमेशा सुबह तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा, तुम्हें पिकनिक पर ले जाऊंगा। साक्षी एक अलग ही अभिजीत को देख रही थी। इससे पहले कि अभिजीत इस बदलाव की वजह उसे बताता, सिम्मी सोने की जिद करने लगी और अभिजीत उसे सुलाने के लिए उसके बेडरूम में चला गया। साक्षी भी मन में कई प्रश्न लेकर अपने बेडरूम में चली गई। सिम्मी वापस सो चुकी थी। अभिजीत ने आकर साक्षी को अपने बाहों में भर लिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ साक्षी, शादी के 8 सालों में मैंने तुम्हें बहुत कम वक्त दिया है। अपनी सगाई वाले दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी पल मुझे लगा था कि तुम ही वो जीवन संगिनी हो जिसकी मैंने कल्पना की थी, शायद मेरी कल्पना से भी अच्छी। सगाई की अंगूठी पहनाते वक्त ही मैंने मन ही मन ईश्वर से तुम्हारा 7 जन्मों का साथ मांग लिया था। मैं अपनी सारी ज़िंदगी, सारे पल बस तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। ईश्वर ने 7 जन्मों का साथ तो दिया, पर ये 7 साल काट लिए। मेरी सगाई के तुरंत बाद ही पिताजी को मेरी बहन सीमा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। सीमा को भी सोमेश बहुत पसंद था। दोनों की सगाई हो गई। पिताजी और माँ को सोमेश का परिवार बहुत ही संस्कारी लगा था, लेकिन सारे संस्कार खोखले और बेनकाब हो गए जब सगाई के 15 दिन बाद सोमेश के घर वाले उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च पिताजी से मांग बैठे। कहने लगे, हमारा बेटा नए ज़माने का है, उसे मत बताइएगा, वरना इसे वो दहेज मान बैठेगा। इतना तक तो कह डाला कि रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार के काम आते हैं। भगवान की दया से आपका भी तो एक बेटा है, आप ही अपने रिश्तेदार से मदद ले लीजिए। साक्षी फटी आंखों से अभिजीत की बातें सुन रही थी। अभिजीत कहता जा रहा था, बाबूजी तो उनकी बातों को सुनकर आग बबूला हो गए, पर माँ सीमा की आंखों में सोमेश के लिए पनपते प्यार को देख चुकी थी। वो बाबूजी को समझाने लगी कि लड़कियां बार बार अपने सपने नहीं बदल सकती, वो भी महीने भर बाद। अब तक तो उसने मन ही मन सोमेश को अपना पति भी मान लिया होगा। तुम्हारे पिताजी से पैसे मांगना बाबूजी को गंवारा नहीं था। सीमा आस लगाए हमेशा मेरी तरफ देखती रहती। माँ चाहती थी कि मैं तुम्हारी सगाई की अंगूठी वापस कर दूं और किसी दूसरे पैसे वाले घर से मेरा रिश्ता तय किया जाए, पर मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा दूं। कैसे भूल जाता उस क्षण को जब सगाई के बाद मेरे मन ने अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर दिया था। दूसरी ओर मैंने खुद ही बस महीने भर पहले बैंक में नौकरी की थी। 10 लाख कहाँ से लाता? बाबूजी मेरे मन की स्थिति जानते थे, इसीलिए उन्होंने बिना माँ को बताए हमारे घर को गिरवी रख 10 लाख का कर्जा ले लिया। मुझे उस कर्ज को चुकाने का भार सौंप दिया। सीमा डोली में बैठकर अपने घर विदा हो गई और तुम मेरे जीवन में आ गई। इन 7 सालों में उस ऋण को चुकाने के लिए मैंने अपने बैंक के अलावा 3 और जगहों पर नौकरी की। तब कहीं जाकर आज मैं उस कर्ज से पूरी तरह आज़ाद हो पाया हूँ। जानती हो साक्षी, जब भी पूछती थी कि देर क्यों हुई तो मैं झल्ला उठता था, पर खींच खुद पर ही होती थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे और सिम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। पर मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंसा था जिसके बारे में मैं तुम्हें भी बता नहीं सकता था। मैं जानता था कि अगर तुम्हें ये बता दिया तो तुम खुद को मेरी इस परेशानी के लिए जिम्मेदार मान बैठती। आज मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ और तुम्हारा अभिजीत अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अपना वक्त बिताएगा। साक्षी के पैर तले की ज़मीन खिसक गई। वो तो समझ रही थी कि अभिजीत इस रिश्ते को ढो रहा है, पर अभिजीत ने तो उस रिश्ते के लिए इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर लिया था। साक्षी के 7 जन्मों के साथ के लिए उसने अपने जीवन के 7 सालों की आहुति दी थी। अभिजीत के त्याग के सामने उसे अपना और आकाश का पनपता हुआ नया प्यार बहुत ही छोटा लग रहा था। सच्चाई और गहराई तो अभिजीत के प्यार में थी,
साक्षी के मन में आया कि अभिजीत के पैर पकड़कर अपनी भूल की क्षमा याचना कर ले। फिर उसने सोचा कि ये पाप तो उसका अपना ही है और इसीलिए इसका बोझ उसे अकेले ही सहना होगा। साक्षी ने आकाश की दी हुई अंगूठी एक अच्छे बॉक्स में रखी और साथ में एक चिट्ठी भी। लिखा, शायद हमारा प्यार ज़रूरतों की डोर से बंधा था, तुम्हें निस्वार्थ प्यार मिले, ये मेरी तमन्ना है। मैं शायद किसी का प्रतिबिंब तुम में ढूंढती रहती थी और उसे मैं खुद भी प्रेम समझ बैठी थी। प्रेम की परिभाषा तो मैं आज समझ पाई हूँ, मुझे माफ़ कर देना। उसने वो बॉक्स रमिया से आकाश के घर भिजवा दिया। एक सप्ताह बाद दरवाजे की घंटी बजी। कुरियर वाला था, आकाश के नाम का बैंक का कोई पत्र लाया था। साक्षी को पत्र देते हुए उसने कहा कि सामने वाले घर खाली करके चले गए हैं। शायद आकाश साक्षी की बदली हुई नज़र का सामना करने को राजी नहीं था, इसलिए उसने मकान ही बदल लिया था। अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी मृग ढूंढे बनमाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी अच्छी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।